हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, और कुछ ही दिन के बाद जो है आपका यूपीएससी सीएससी 2025 का पीटी एग्जामिनेशन होने जा रहा है। और उस एग्जामिनेशन से बिफोर जो है ये जो समय बचा हुआ है 1 महीने का, इस समय दौरान जो है आपका रिवीजन क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो अब से जो है हम जो है रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और इसी रिवीजन क्लासेस के तहत जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो क्या करेंगे, रिवीजन के तहत हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज से जो क्लासेस चलेगी वो मॉडर्न हिस्ट्री के चलेंगी और उसे रिवीजन पर्पस के लिए जो है आप सभी के लिए बनाए गए हैं। जितने भी हमारे साथी हैं जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2025 का पीटी, वो जो है यथासंभव जितना संभव हो पाए अभी से जो है रिवीजन करना ना भूले और जो है मॉक टेस्ट देना या जो टेस्ट है वो देना ना भूले। तो रिवीजन जोर शोर से करें और इसी के तहत जो है हम अपने जो है हम भी जो है क्या है आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के तहत जो है अब रिवीजन की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को मिला करके जो है क्लासेस दिए जाएंगे। तो आज का जो पहला क्लासेस है या आज का जो पहला लेक्चर है वो बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के बनाया गया है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार बंगाल में अपने शासन को स्थापित किया और वहाँ आधिपत्य जमाया, इसको लेकर के क्या है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बंगाल के जो बंगाल प्रोविंस है उस बंगाल प्रोविंस की हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड देयर आफ्टर विल मूव टू दी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच का जो रिलेशन है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमने जो थंबनेल दिया है उस पर आप देख ही पा रहे, उस पर लिखा हुआ है कि 1700 से लेकर के 1773। अर्थात इस लेक्चर के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बंगाल में जब मुर्शीद कुली खां के द्वारा एक स्वतंत्र क्या है बंगाल प्रांत स्थापित किया गया या स्थापित करने का जो बीजारोपण किया गया था, उसके बाद से लेकर के आप एकदम 1773 तक जो है या 1772 तक वारेन हेस्टिंग्स के आने के बाद जो बंगाल में दैर शासन की समाप्ति हुई और रेगुलेटिंग एक्ट जो प्राप्त हुआ, उस दौरान जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स को लेकर के जो है आज हम आप सबके सामने क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है बंगाल एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ बंगाल को लेकर के डिस्कशन करते हैं। सबसे एक मेजर पॉइंट जो है वो है 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कई ऐसे जो है प्रांत के हो गए, धीरे धीरे समय के साथ अलग होते चले गए। बाद के जो शासक है वे कुछ शासक कम समय पर आए, कुछ जो है आपस में लड़ते रहे। तो मुगल जो है डिक्लाइन स्टेज पर था और इस स्टेज पर बहुत से ऐसे प्रांत क्या है स्वतंत्र हो गए, जिनमें अवध थे, बंगाल था, निज़ाम थे, है ना। तो ऐसे कई प्रांत क्या है स्वतंत्र हो गए थे। उसी समय जो है बंगाल भी स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है अजीमुद्दीन क्या थे ना, बंगाल प्रांत का सूबेदार था, लेकिन चूंकि वो दिल्ली में रहता था तो उसके जो नायब थे, उसके नायब कौन थे, तो मुर्शीद कुली खां जो है उसके नायब थे। तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल में क्या किया जाता था, शासन चलाया जाता था। जब मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे उस दौरान ही उन्होंने जो है अपनी स्थिति को बंगाल में क्या कर लिया था, बहुत ही मजबूत बना लिया था। ठीक है, तो एक मतलब नायब रहते हुए ही बंगाल की शासन को उसने अपने हाथ में लिया था, बस अब मोहर लगने की देरी थी। 1717 में क्या हुआ, 1717 में जो है बंगाल का जो सूबेदारी है बंगाल का जो सूबेदारी है वो किसे प्राप्त हुआ ना, वो मुर्शीद कुली खां को प्राप्त हुआ। इससे पूर्व जब नायब के रूप में उसने अपने सत्ता को स्थापित कर लिया था और उसको मुहर कब लग गया ना, 1770 में लग गया, जब बंगाल की सूबेदारी जो है किसे प्राप्त हुआ ना, मुर्शीद कुली खां को प्राप्त हुआ, जिसमें उड़ीसा को भी इसमें जो है बाद में सम्मिलित कर दिया गया।
मुर्शीद कुली खान ने जो है ढाका से जो है राजधानी को स्थानांतरित किया और मुर्शिदाबाद लेकर के आ गया। ठीक है, बंगाल लंबे समय तक जो है अप टू सिराजुद्दौला के समय तक जो है मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी। तो ढाका से स्थानांतरित करते हुए मुर्शिदाबाद कब पहुंचा ना, जब बंगाल की सूबेदारी किसे प्राप्त हुई, मुर्शीद कुली खान को प्राप्त हुई और उसने उसे जो है चेंज कर दिया। इसके बाद जो है सिराजुद्दौला के सुजाउद्दौला, इसके बाद हमें जो है मुर्शीद कुली खान की मृत्यु 1727 के आसपास हुआ, जिसके बाद सुजाउद्दौला क्या बने, इसके सूबेदार बने। और 1733 में जो है बिहार का जो प्रांत है वो भी इस प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया, अर्थात अब इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो है सम्मिलित रूप से थे। ठीक है, 1740 में क्या हुआ, अलीवर्दी खां जो कि सबसे प्रमुख माने जाते हैं बिहार प्रांत के लिए, बंगाल प्रांत के लिए, तो 1740 में अलीवर्दी खां जो है सरफराज खां, जो कि सुजाउद्दौला के बाद आए थे, तो सरफराज खां को हटा करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्या बन गया, वो एक तरह से सूबेदार बन गया। या सूबेदार क्या है, क्या कहें कि उस समय तक बंगाल लगभग स्वतंत्र स्थिति में प्राप्त हो चुका था, तो एक तरह से वो क्या बन गया था ना, स्वामी बन गया था। और 1756 के बाद 1756 में जो है क्या हुआ, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला क्या बने ना, यहाँ के नवाब बने। तो इस प्रकार बंगाल का एक शॉर्ट हिस्ट्री हमें प्राप्त हुआ कि 1700 से लेकर के 1756 तक मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की प्रांत की क्या डाली, नींव डाली, सत्ता को नायब रहते हुए ही जो है अपने हाथों में लिया। 1717 में उसे सूबेदार नियुक्त किया गया, बाद में उड़ीसा के प्रांत इसमें सम्मिलित हो गए। उसने कई चेंजेस किए, उसने कई चीज़ों में बदलाव लाए, जिसके बाद धीरे धीरे पूरी बंगाल की जो सत्ता है उसके हाथों में चला गया। बाद में सुजाउद्दौला के समय में बिहार का भी प्रांत इसमें सम्मिलित हो गए, और फिर अलीवर्दी खां एक महत्वपूर्ण शासक बन करके आया, जिसने बंगाल को लगभग मुगलों से क्या कर लिया था, स्वतंत्र स्थिति में ला दिया था। उसी का परिणाम था कि 1756 में जब सिराजुद्दौला बना तो वो एक नवाब बन करके ही जो है नवाब बन चुका था। तो ये था एक महत्वपूर्ण बंगाल की हिस्ट्री या बंगाल का इवेंट। तो 1700 हमें दिखने को मिला, 1756 में जो है सिराजुद्दौला क्या बन गया ना, नवाब बन गया। चलिए, इस दौरान एक चीज़ को लेकर के डिस्कशन करेंगे। बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक रिलेशन था वो फर्रुखसियर के समय में जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गया। क्यों ना, 1717 में शाही फरमान, इसी शाही फरमान के कारण जो है उन्हें दस्तक का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। तो शाही फरमान जो है फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था, और इस शाही फरमान में क्या कुछ था ना, किसी भी प्रकार के माल जो है, चाहे वो स्थल मार्ग से लाए, जल मार्ग से लाए, आयात और निर्यात पर जो है उनको क्या दिया गया था ना, उनको चुंगी से फ्री कर दिया गया था, और अर्थात उन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, उनको मुक्त कर दिया गया था। एवं कोलकाता का जो आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जमींदारी जो है फर्रुखसियर के द्वारा जो है किसे दे दिया गया था, अंग्रेजों को दे दिया गया था। साथ में दस्तक जारी करने का अधिकार, एक प्रकार का दस्तक क्या है, एक प्रकार का परमिट है। तो ये परमिट जो अंग्रेजों के द्वारा जारी कर दिया था अपने माल के एवज में, जिससे कि जब ये क्या है साम्राज्य से होकर जाते थे तो नवाब के जो अधिकारी थे उस माल को नहीं रोकते थे। तो इस दस्तक का जो है बहुत गलत उपयोग किया गया। तो ये दस्तक का जो पावर कहाँ से आया ना, 1717 में जब फर्रुखसियर के द्वारा फरमान जारी किया गया, जिसके तहत उन्हें जो है माल पर किसी प्रकार का चुंगी नहीं लगाया जाएगा, और कोलकाता के आसपास की जमींदारी जब उन्हें प्राप्त हुआ, माल के आवाजाही जो है पर भी किसी प्रकार का जो है उनको चुंगी नहीं लगा, तब ये जो दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला, इस दस्तक का काफ़ी दुरुपयोग किया गया। इस दुरुपयोग के कारण ही सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में बन गई, अर्थात ठन गई। सिराजुद्दौला इस बात से काफ़ी चिंतित था कि मुगलों के द्वारा जो दस्तक मिला है उस दस्तक का जो है काफ़ी दुरुपयोग चल रहा है, जिसके कारण बंगाल का पूर्ण शोषण हो रहा है। एक तरह से बंगाल में काफ़ी कुछ जो है भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो है अंग्रेजों की इस पावर को कम करने के लिए उसने जो है फोर्ट विलियम या कोलकाता के किले पर अधिकार कर लिया। ये घटना कब घटी ना, ये घटना घटी जून 1756 को ये घटना घटी, और इसी समय जो एक घटना घटा जिसे हम कहते हैं ब्लैक हॉल इवेंट कहते हैं। J. Hallwell जो कि ब्लैक हॉल इवेंट के कारण बच गए, तो उन्होंने इस इवेंट को लेकर के विश्व के
के सामने रखा, जिससे नवाब की काफ़ी कुछ क्या हुई, बदनामी हुई। तो ब्लैक हॉल इवेंट में क्या कुछ हुआ, नवाब के द्वारा 1756 में, जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया। और जो है 20 जून 1756 को क्या हो गया, ब्लैक हॉल इवेंट हुआ, अर्थात सैनिकों के द्वारा इन सभी को कोलकाता के किले में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि एक छोटे से कमरे में लगभग 146 व्यक्ति को बंद कर दिया गया, जिनमें अगले दिन सुबह मात्र 23 व्यक्ति ही शेष बचे थे। इस घटना को जो रचयिता थे या जो प्रस्तुत किया गया था वो जेट हॉलवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ब्लैक हॉल इवेंट के बाद काफ़ी बदनामी हुए, किसका नवाब का काफ़ी बदनामी हुआ। और इस घटना के बाद जो है, इस घटना के बाद जो त्वरित कार्रवाई देखने को मिला, वो त्वरित कार्रवाई ये देखने को मिला, जैसे ही कोलकाता में हार प्राप्त हुआ अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने मद्रास से एक सेना को बुलाया, जिसमें उन्होंने जो है क्लाइव के नेतृत्व में जो है एक सेना को क्या किया ना, कहाँ भेज दिया गया, बंगाल भेज दिया गया। और क्लाइव जो है कहाँ पहुंच गए ना, क्लाइव जो है अब क्लाइव जो है अब कहाँ पहुंचे ना, क्लाइव जो है अब जो है दिसंबर 1756 को कहाँ पहुंच गए ना, वो कोलकाता पहुंच गए। और जैसे वो आए, उन्होंने घूंस दे करके, है ना, और कोलकाता को क्या कर लिया, फिर से अपने कब्जे में कर लिया। इसी इवेंट के कारण जो है फरवरी 1757 में जो है नवाब और क्लाइव के बीच में क्या हुआ, अलीनगर की संधि की गई। अलीनगर की संधि नवाब और क्लाइव के मध्य हुआ। और इसके साथ ही सिराजुद्दौला और जो है क्लाइव के मध्य जो है ये संधि हुआ था। और उसके तुरंत बाद जो है मार्च 1757 में जो है फ्रांसीसी बस्ती चंदन नगर पर भी जो है किसका अधिकार हो गया ना, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार जो है कोलकाता के आसपास के क्षेत्र पर क्लाइव ने तुरंत जो है अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। जैसे ही कोलकाता पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया गया, क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें जो है वो जिसमें जो है उन्होंने नवाब के जो मुख्य सेनापति थे मीर जाफर को अपने साथ मिलाया, साथ में उस समय के जो सेठ थे जगत सेठ को मिलाया, राय दुर्लभ को मिलाया, अमीन चंद जैसे लोगों को मिलाया, और एक षड्यंत्र रचा। और इसी षड्यंत्र का परिणाम था कि 23 जून 1757 को पलासी का वार हुआ। नवाब की ओर से एक झड़प में मोहनलाल और मीर मदान को जो है वीरगति प्राप्त हुई। बाकी सारे जो सेना थे वो मीर जाफर के अंतर में खड़ी की खड़ी रह गई। और इस प्रकार नवाब को वहाँ से मुर्शिदाबाद की ओर भागना पड़ा, जहाँ मीर जाफर के पुत्र के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार मीर जाफर जो है क्या बन गए ना, अब जो है या बंगाल के क्या बन गए, नवाब बन चुके थे। इसके एवज में, इस घटना के एवज में, अर्थात मीर जाफर का जो नवाब बनना था, नवाब बनने के बाद क्या मिला, 24 परगनों की जमींदारी मिली, काफ़ी बड़ा धन जो है, बहुत ज़्यादा धन जो है प्राप्त हुआ अंग्रेजों को। तो बंगाल में अब जो स्थिति थी, अर्थात अंग्रेज अब तक क्या थे ना, मात्र एक व्यापारी के तौर पर वो इन किए थे, शाही फरमान के माध्यम से बंगाल में इन किए थे, लेकिन अब वो एक सिचुएशन में आ चुके थे, किंग मेकर की सिचुएशन पर पहुंच गए थे, जहां वे सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को बैठा चुके थे और मीर जाफर पर उनका कंट्रोल पूरा था। लेकिन मीर जाफर थोड़े समय के बाद ही उनको जो है प्रॉब्लम होने लगा, जब उन्होंने देखा कि नवाब की स्वतंत्रता भी जो है उनके पास नहीं है, तो उनका अंग्रेजों के साथ ठन्ना प्रारंभ हो चुका था। तो मीर जाफर ने जो है डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र लेने की जैसी घटनाएं जो है ये जो है पता चलने लगा अंग्रेजों को। लेकिन उसी दौरान 1759 में जो है, याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच जो है क्या हो गए, पूर्ण रूप से परास्त हो गए। और जैसे ही बेदरा के युद्ध में डच परास्त हुए, मीर जाफर का भी भाग्य जो है क्या हो गया, वो अस्त हो गया। और मीर जाफर को 1760 में जो है क्या करना पड़ा, मीर कासिम के नेतृत्व में जो है अपना पद छोड़ना पड़ा। और अब मीर कासिम क्या बन गए थे ना, नवाब बन गए थे। तो इस प्रकार अब अंग्रेज क्या है ना, ब्रिटिश या अंग्रेज क्या थे, वो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, किंग मेकर की पोजीशन पर थे। और बंगाल में जो कुछ हो रहा था, ये उनकी भावी स्थिति को धीरे धीरे जो है क्या है, मजबूत कर रहा था। ठीक है, और ये सारी स्थितियां जो है क्लाइव के द्वारा ही जो है क्लाइव से ही ये क्या है, हम देख पा रहे हैं कि बंगाल में जो स्थिति को मजबूत किया गया, तो वो क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। ठीक है,
चलिए, तो मीर कासिम जो है क्या है ने मीर कासिम ने कई परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। वो भी जब आए तो वो भी जो है अपने आप को धीरे धीरे अंग्रेजों से सेपरेट करने की भावना से काम करने लगा, जिसकी भनक जो है अंग्रेजों को लग गया। उन्होंने मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में क्या बनाया, अपना कैपिटल ले गए। और भी कई कुछ परिवर्तन किए, जैसे करों को माफ़ कर दिया गया, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी प्रॉब्लम होने हो गया। और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते 1763 में क्या हुआ, मीर कासिम और अंग्रेजों में एक झड़प हो गई, जिसमें मीर कासिम को भागना पड़ा। मीर कासिम भाग करके जो है बाद में जो है 1764 में जो है पुनः एक बार अंग्रेजों के सामना सामनी या सम्मुखीन हुए, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध कहते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का वार हुआ, जिसमें एक तरफ मीर कासिम थे, उनके साथ जो है अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला थे, और इसके साथ साथ मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय थे। इन तीन एक तरफ थे, दूसरी ओर अंग्रेज थे। अंग्रेज की ओर से जो है मेजर मुनरो के नेतृत्व में जो है बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी हुए, अर्थात मेजर मुनरो विजयी हुए। और इसमें जो है एक करारी हार प्राप्त हुआ, किसे, ना शाह आलम द्वितीय को, साथ में मीर कासिम को और सुजाउद्दौला को प्राप्त हुआ। 1700 तो इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है ना, बक्सर के युद्ध के बाद जो है वास्तविक जो परिवर्तन आया, वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन क्या था, तो वो परिवर्तन था, याद रखिएगा, अगस्त 1765 की जो है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की जो ट्रिटी हुई है ना, इसमें दो ट्रिटी हुई थी। एक जो है शाह आलम द्वितीय के साथ ट्रिटी किया गया, दूसरा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ एक ट्रिटी किया गया। एक तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव थे, एक तरफ शाह आलम थे। तो शाह आलम के साथ जो ट्रिटी हुई, उसमें क्या प्राप्त हुआ अंग्रेजों को ना, सबसे पहले यहाँ पर प्राप्त हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, स्थायी दीवानी प्राप्त हो गई। साथ में अंग्रेजों ने जो है 26 लाख रुपया वार्षिक जो है पेंशन दे दिया, किसे, जो है शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार कर लिया। कड़ा और जो इलाहाबाद के ज़िले हैं वो नवाब को प्राप्त हुआ। साथ में 53 लाख रुपए जो है निजामत कार्य के लिए भी देना जो है स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 26 लाख रुपए पेंशन दिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ, वह दीवानी का अधिकार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी का अधिकार है, वो इसी इलाहाबाद की ट्रिटी से, अगस्त 1765 में जो इलाहाबाद की ट्रिटी हुई, उसी ट्रिटी के से उनको प्राप्त हुआ। अवध के नवाब के साथ क्या हुआ, जो शेष क्षेत्र है अर्थात इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र है, वो अवध के नवाब को दिया गया। अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला कंपनी को 50 लाख देना स्वीकार कर लिए। अवध में सेना रखने के लिए और मुक्त व्यापार का भी जो अधिकार है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। तो इलाहाबाद की ट्रिटी काफ़ी कुछ मायने रखती है। क्या मायने रखती है ना, बिकॉज ऑफ यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, स्थायी दीवानी है, वो किसे मिल चुका था, तो वो अब अंग्रेजों को प्राप्त हो चुका था। तो दिस इज द ग्रेट चेंज। ये एक सबसे बड़ा क्या था, आउटकम था, है ना, जो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद। 1765 में क्या कुछ हुआ, मीर जाफ़र के मृत्यु के बाद जो है नजमुद्दौला को क्या बनाया गया ना, नजमुद्दौला को जो है यहाँ का शासक, बंगाल का जो है नवाब बनाया गया। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखा गया कि जो निज़ामत का अधिकार है वो भी जो है क्या है, अब अंग्रेज़ों के हाथों में रहेगा। तो एक प्रकार अगस्त की ट्रीटी से उन्हें बंगाल का जो है स्थायी दीवानी प्राप्त हुआ, और जो निज़ामत का अधिकार है वो किससे मिला, नजमुद्दौला या बंगाल के नवाब से नजमुद्दौला का प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में अर्थात जो बंगाल का जो दीवानी है उसको चलाने के लिए जो है बंगाल में क्या गठन किए गए, उप दीवान रखे गए। अर्थात बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू किया गया 1765 में। दीवानी और निज़ामत के कार्य के लिए जो है एक तो नायब सूबेदार और उप दीवान रखे गए। बंगाल के लिए कौन रखे गए, तो मोहम्मद रजा खां जो है बंगाल के लिए थे। वहीं बिहार के लिए कौन रखे गए, तो सिताब राय जो है वो क्या थे, बिहार के लिए थे। और उड़ीसा के लिए कौन थे, तो राय दुर्लभ को जो है दीवान बनाया गया। निज़ामत का कार्य भी जो है के लिए जो है मोहम्मद राजा खां को रखा गया था। इस प्रकार निज़ामत का कार्य और दीवानी का कार्य दोनों ही जो है कंट्रोल किसके हाथ में चला गया ना, अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इसे ही बंगाल में क्या कहा जाता है, द्वैध शासन कहा जाता है, जो 1772 तक तब तक चलता रहा जब तक कि वारेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर बन करके ना आए। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि बंगाल में 1770 में एक भीषण अकाल पड़ता है।
ठीक है। इसके बाद बंगाल में क्लाइव के जाने की बात अगर हम बात करें, वेंसीटाट जो है 1760 से लेकर 65 तक गवर्नर रहे। वर्लेस्ट रहे 1767 से लेकर 1769 तक। 1769 से 72 तक, अर्थात वारेन हेस्टिंग से पहले की अगर हम बात करें तो कार्टियर्स कहते हैं वहाँ के क्या थे ना, गवर्नर थे। तो इस प्रकार 1770 में हमें क्या देखने को मिला ना, बंगाल में भीषण अकाल देखने को मिला। चलिए, अब इसी क्रम में जो है जो द्वैध शासन है वो कब तक चलता रहा ना, जब तक वारेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर बन करके ना आए। ये बंगाल के गवर्नर बन करके आए और जैसे ही इन्होंने आए, इन्होंने 1772 में द्वैध शासन को जो है क्या किया, उसे समाप्त कर दिया, बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। 1773 में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। साथ में जो उप दीवान थे अर्थात मोहम्मद रजा खां और जो सिताब राय थे, उन्हें भी जो है क्या किया गया, पद से हटा दिया गया। आगे के जो कार्य हैं वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या किए गए, सुधारात्मक कदम जो भी है वो उनके द्वारा लागू किए गए अपने अंग्रेजी शासन को बचाने के लिए या अधिकार करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं जो मुर्शीद कुली खां से लेकर के जो इवेंट शुरू हुआ बंगाल में धीरे धीरे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो आधिपत्य स्थापित किया, जो बाद में चल करके द्वैध शासन में परिवर्तन हुआ और इस द्वैध शासन में बंगाल में जो है काफ़ी कुछ लूट मचा दी। उसी लूट के परिणाम देखा गया कि 1770 में भयंकर भीषण अकाल पड़ना शुरू हुआ, जिससे बंगाल में कई लाखों लोग मारे भी गए। और इसी लूट का परिणाम क्या था कि क्या है ना, धीरे धीरे जो है बंगाल की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई। बंगाल में जब वारेन हेस्टिंग्स आए तो उन्होंने द्वैध शासन को 1772 में समाप्त किया और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ। तो चलिए आगे इसी तरह हमारे साथ रिवीजन के लिए जुड़े रहिए। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है और रिवीजन बिफोर एग्जाम हमने इसका नाम रखा है इस सेशन का। ये सेशन लगातार चलेगी और लगातार हम आपको जो है अप टू एकदम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पार्ट का हम रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।